आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित नॉवेल द वैली ऑफ फ्लियर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये नॉवेल पढ़ने में मुझे काफ़ी कुछ स्टडी इन स्कारलेट जैसी लगी। ये कहानी भी दो टाइमलाइन में चलती है। दोनों टाइमलाइन के बीच में 20 साल का डिफरेंस है। जैसे स्टडी ऑफ स्कारलेट में दिखाया गया था कि कई साल पहले एक क्राइम हुआ था, एक ऐसा गुनाह हुआ था जिसका बदला लिया गया था बाद में, और फिर शर्लॉक ने वो क्राइम को सॉल्व किया था। ऐसे ही वैली ऑफ फियर में भी है। 1875 में कुछ ऐसी पटकथा रची गई थी जिसका अंजाम 20 साल के बाद लोगों के सामने आया। 20 साल के बाद उसका बदला लिया गया। 20 साल तक उस क्राइम के जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने इंतज़ार किया और फिर अपना बदला लिया, और इस तरह से एक बेहतरीन कहानी को अंजाम दिया गया, अ वैली ऑफ फियर। तो शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब लंदन में अपने घर में बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स और वॉटसन बैठे हैं और चर्चा हो रही है एक लेटर की जो उनके पास आया है। ये लेटर पॉलॉक ने भेजा है। पॉलॉक जो कि एक पेन नेम है। दरअसल इसमें मोरियार्टी को इंट्रोड्यूस कराया गया है इस कहानी में। मोरियार्टी जो आगे चल के शर्लॉक का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। मोरियार्टी जो कि शर्लॉक की तरह ही तेज़ दिमाग का प्रोफेसर है। उसे फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं दिखाया गया है इस कहानी में, लेकिन कई बार उसकी बातें हुई हैं और कई जगह उसके तार भी जुड़ेंगे इस कहानी में होने वाली क्राइम से। शर्लॉक बताता है कि ये जो पॉलॉक है, इसका असली नाम हमें नहीं बताया जाता, ये मोरियार्टी के साथ ही काम करता है और छुप के कुछ वहाँ की गुप्त बातें किसी खास कोड के अंतर्गत इसे भेजता है। इस बार जो कोड आया है उसमें 534 C2 ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे हैं, और इसी से शर्लॉक को सॉल्व करना है कि क्या लिखा है। अभी शर्लॉक उतने मूड में शायद नहीं है उसे सॉल्व करने के। तभी अचानक एक चिट्ठी और आती है, वो भी पॉलॉक की है। उसमें पॉलॉक शर्लॉक को बताता है कि शायद अब आगे से वो उसको उतनी जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे शक हो गया है कि मोरियार्टी अब शक की नज़र से पॉलॉक को देखता है। वो बताता है शर्लॉक को उस चिट्ठी में कि आगे से वो कोई भी गुप्त सूचना शर्लॉक को शायद ना दे पाए। शर्लॉक कहता है कि ये पॉलॉक का भ्रम हो सकता है, क्योंकि जब हमारे मन में कोई गिल्ट होता है तब हम बार बार सामने वालों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हम पे शक कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तब शर्लॉक को लगता है कि नहीं, अब वो जो कोड भेजा है पॉलॉक ने लिखकर उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। शर्लॉक और वॉटसन सोचने लगते हैं कि आखिर ये कोड जो है वो कैसे वो लोग अनलॉक करेंगे। 534 यानी शायद कोई किताब का पेज है, एक इतनी मोटी किताब जिसमें 600-700 पन्ने होंगे। कई किताबें इन लोग सोचते हैं। फिर ईयर बुक के बारे में सोचते हैं, जैसे मनोरमा ईयर बुक आती है हम लोग के यहाँ की, साल में वो बुक छपती है तो हर जगह एक ही जैसे उसके पन्ने होते हैं। उसी तरह वहाँ की जो ईयर बुक थी लंदन की, वो ये लोग लेकर आते हैं, और सच में वही ईयर बुक थी जिसमें वो कोड भाषा पूरी की पूरी इन लोग ने सॉल्व कर ली। और उसमें ऐसा दिखाया गया कि जैक डगलस नाम का एक आदमी है जो कि बर्लस्टोन नाम की एक जगह पे रहता है, उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। शर्लॉक नहीं जानता था कि ये डगलस कौन है, और वो छोटी सी जगह पे रहता है, बर्लस्टोन के एक कैसल में रहता है किराए पर। आखिर उसकी जान के खतरे को इतना क्यों इन्हांस किया गया, क्या बात है उसके पीछे। तभी वहाँ पर आते हैं इंस्पेक्टर मैकडोनल्ड। इंस्पेक्टर मैकडोनल्ड जो बहुत जिगरी दोस्त हैं शर्लॉक के, और इधर उधर की जब बातें हो रही हैं तो वो देखते हैं कि वो लिफाफा जो रखा है उसको उन्होंने कोट को पूरा खोल के रखा है कि हाँ डगलस जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब वो चौंक जाता है, बोलता है डगलस बर्लस्टोन का, उसकी तो कल रात ही हत्या हो गई। ये सुन के सारे चौंक जाते हैं। शर्लॉक के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी पॉलॉक की तरफ से वो बिल्कुल सच थी। वो पहले से ही पूर्वाभास था कि डगलस की जान को खतरा है, और सच में जिसने भी ये प्लान बनाया था उसे मारने का वो सक्सेसफुल हो गया और डगलस की हत्या हो चुकी है। वह कहता है शर्लॉक और वॉटसन से कि हम लोग को भी चलना चाहिए बर्लस्टोन, शायद कोई हम लोग केस को सॉल्व कर सके। आखिर पॉलॉक ने कैसे पूर्वाभास लगाया था, और बार बार शर्लॉक को लगता है कि ज़रूर मोरियार्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन है इस केस में। शर्लॉक और वॉटसन बर्लस्टोन पहुंच जाते हैं जो ससेक्स के पास में है। छोटी सी जगह है, वहाँ पर बर्लस्टोन मैनर में ये जो थे मिस्टर डगलस अपनी पत्नी के साथ रहते थे। इनकी पूर्व जिंदगी के बारे में कोई खास नहीं जानता। इनकी पत्नी उम्र में इनसे काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, और वहाँ पर एक दोस्त है मिस्टर बाकर जो अक्सर आते जाते रहते हैं।
ये जो मिस्टर डगलस थे, ये जो जिस घर में रहते थे, जिस मैनर में रहते थे, उसके चारों तरफ पानी भरा था, जिसे खंदक या खाई कहा जाता है। जैसे पहले ज़माने में जो किले बनते थे, उसकी सेफ्टी के लिए पानी भर के रखा जाता था। एक छोटा-सा ब्रिज है जिसके को पार करके आप इस कैसल में जा सकते हैं। शाम को 6 बजते ही वह जो पुल था, वह ऊपर उठा लिया जाता था। लेकिन उस रात 8 बजे रात में वह पुल ऊपर उठाया गया था, क्योंकि एक रात पहले वहाँ पे पार्टी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। अंदाज़ ये लगाया जा रहा है कि पार्टी में छुप के कोई ऐसा आदमी आया जो मारना चाहता होगा डगलस को। वो छुप गया किसी कमरे में, और डगलस की एक आदत थी कि वह सोने से पहले सारे कमरों की खिड़की, दरवाजे, लाइट सब चेक करते थे। जब वो ऐसा करने गए तब वो उसने उन पर छुप के वार कर दिया। रात के लगभग 11:30 बजे उनकी हत्या हुई थी। हत्या एक गन से, 2 नाली वाली गन से की गई थी, और वार जो हुआ था उनके चेहरे पे हुआ था, जिससे उनका चेहरा बिल्कुल फट चुका था, पहचान में नहीं आ रहा था। और मिस्टर बाकर, जिन्होंने सबसे पहले उनकी लाश को देखा था, उन्होंने एक टेबल क्लॉथ से उनके चेहरे को ढक दिया था, जो कि बहुत ही विभत्स चेहरा लग रहा था। वहाँ पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, एक डंबल था, सिंगल डंबल था, डंबल तो 2 होते हैं, एक डंबल वहाँ से गायब था, जो शर्लॉक ने तुरंत ध्यान दिया था। साथ ही मिस्टर डगलस के चेहरे पर एक कट का निशान था, जिसके ऊपर एक कपड़ा चिपकाया गया था। नौकर ने बताया था कि एक रात दिन पहले जब उनके मालिक शेव कर रहे थे, तब वो कट का निशान उनके चेहरे पे लगा था। साथ ही जो मिस्टर डगलस थे, वो 2 अंगूठियाँ अपनी रिंग फिंगर में पहनते थे। एक तो खूब सुंदर नगदार अंगूठी थी, और एक उनकी शादी का छल्ला था। आश्चर्य की बात ये थी कि शादी का छल्ला तो गायब था, लेकिन वो नगदार अंगूठी उन्होंने अभी भी पहनी थी। शर्लॉक को बहुत आश्चर्य होता है ये बात को देख के। शर्लॉक कहते हैं कि आखिर कातिल कितने आराम से काम कर रहा था कि उसने जब कत्ल किया होगा मिस्टर डगलस का, तब पहले वो दोनों अंगूठियां उतारी, फिर उनकी वेडिंग रिंग को चुरा लिया, और वो जो नग वाली अंगूठी थी उसे पहना दिया। जब वहाँ पर उस समय कैंडल बुझी हुई थी और लैंप चल रहा था। जब मिस्टर बाकर देते हैं सारा गवाही कि किस तरह से उन्होंने देखा था सबसे पहले जब डगलस मरे पड़े थे, और भी डिटेल्स जब वो देने लगते हैं कि उन्होंने घंटी बजाई थी, सब नौकरों को बुलाया था, लेकिन उनमें से जो उनकी एक नौकरानी थी, वो बताती है कि उसने आधे घंटे पहले बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनी थी, जो ऊपर डगलस के कमरे से ही आई थी। इनकी गवाही से जो मिस्टर बाकर हैं, जो दोस्त हैं डगलस के, आते हैं, बहुत खुश नहीं है शर्लॉक। शर्लॉक को पता नहीं क्यों शक होता जा रहा है कि कहीं मिस्टर बाकर इन्वॉल्व तो नहीं है इस क्राइम में। एक चप्पल का निशान बना था खून का, मीन्स उनकी खिड़की के ऊपर, जैसे खिड़की से कूद के कोई भागा हो, और जो मिस्टर बाकर थे उनकी स्लीपर्स पे ही बाद में वो खून का निशान दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ही जानबूझकर अपनी चप्पल में वो खून लगा के खिड़की पे लगाया हो। और भी उनके बयानात में से कई चीज़ ऐसी थी जिसमें लूप होल्स थे। जैसे उन्होंने कहा था कि जब वो कमरे में आए तो कैंडल जल रही थी, लेकिन नौकरों ने कहा कि कैंडल नहीं, वहाँ पे लैम्प जल रहा था। तब मिस्टर बाकर ने कहा वो तो भूल गए थे, उन्होंने ही कैंडल बुझा के लैम्प जलाया था। उनकी वाइफ भी जब मरे थे उनके हस्बैंड, तो उनको रूम में देखने तक नहीं आई थी। मिस्टर बाकर ने बाहर से ही कह दिया कि बहुत भयंकर सीन है, तुम यहाँ पे मत आओ, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, और ना चीखी ना चिल्लाई, चुपचाप वहाँ से चली गई। नौकर लोग को ये भी लगता था कि जो मिस्टर डगलस थे, उन्हें शक था मिस्टर बाकर पे कि वो उनकी पत्नी से बहुत दोस्ताना रवैया अपनाते हैं, क्योंकि देखने में मिस्टर बाकर काफ़ी हैंडसम थे और मिस्टर डगलस थोड़े उम्रदार थे। उनकी पत्नी जो थी मिसेस डगलस, उनको मिस्टर डगलस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी शुरुआती ज़िंदगी अमेरिका में बीती थी, लेकिन डगलस कभी भी अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में, अपनी पहली पत्नी के बारे में, अपनी दूसरी पत्नी को कुछ नहीं बताते थे। मिस्टर बाकर बताते हैं कि हाँ, मिस्टर डगलस जो थे उनकी पत्नी थी पहले, जिनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। फिर मिस्टर डगलस कई दिनों तक बहुत परेशान रहे थे, लेकिन जब उनकी दूसरी शादी हो गई तब फिर वो आके बर्लस्टोन के सुनसान से एरिया में चुपचाप रहने लगे। हालांकि बीते कुछ दिनों से मिस्टर डगलस को ये डर था कि उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है। वो अपनी पत्नी से भी कहते थे कि देखना, कोई किसी दिन घर में आग लगा देगा और हम सब जल के मर जाएंगे। शर्लॉक समझ नहीं पा रहे थे कि किससे डर था आखिर डगलस को। बताते हैं मिस्टर बाकर की एक बार कुछ साल पहले कुछ अमेरिकन आदमी वहाँ पर जब ये रहते थे दूसरे शहर में, शिकागो में,
तब वहाँ पर कुछ अमेरिकन्स इनको ढूंढते हुए आए थे और तब लगा था बार्कर को कि हाँ, मिस्टर डगलस जो है वो भागे भागे फिरते हैं इस शहर से उस शहर और सुनसान से इस इंग्लैंड में एक छोटे से जगह सक्सेक्स में आके वो रहने लगे थे। बचते थे ना जाने किससे उनको डर था। और वैली ऑफ फियर जो इस नॉवल का नाम है, आखिर वो वैली कौन सी थी जिसमें डर का आतंक था, ये हमें मालूम पड़ेगा नॉवल के अगले हिस्से में, जो कि 20 साल पहले की वो घटना है जिसमें हमें वैली ऑफ फियर के बारे में मालूम पड़ेगा। खैर, इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। शर्लॉक को धीरे धीरे शक होता जा रहा है मिस्टर बार्कर और मिसेस डगलस पे। वो कहते हैं एक दिन यूं ही मिसेस डगलस से कि ये जो खंदक है, ये जो खाई है, इसका पानी मैं सुखाना चाहता हूँ, जिससे वो बहुत चौंक जाती हैं। और उसी रात ये जो शर्लॉक थे, वॉटसन थे और जो इंस्पेक्टर मैकडोनल्ड थे, ये छुप जाते हैं वहीं खंदक या खाई के बाहर और रात में ना जाने किसका इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी रात जब बीत जाती है तो इन्हें खंदक के पास कुछ दिखाई देता है, कुछ आहट होती है, जैसे उस पानी के अंदर से कोई कुछ निकालने का प्रयास कर रहा हो। फिर तेज़ी से वो आदमी कैसल के अंदर भागता है। जब वो अंदर जाता है तो शर्लॉक उसका पीछा करते हैं। वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि वो मिस्टर बार्कर थे और उनके हाथ में गीले कपड़े के पानी का एक गट्ठर था। उधर शर्लॉक को पुलिस इंस्पेक्टर से भी मालूम पड़ता है कि कैसल के बाहर, नदी के किनारे, वहीं जो कैसल था उसके बाहर झाड़ियों में से एक साइकिल मिली है। उस साइकिल का जो मालिक था वो वहीं पर पास में ही एक होटल में रुका था। उसका जब हुलिया पूछा जाता है तो उसका हुलिया मिस्टर डगलस से काफ़ी मिलता जुलता था। वैसे ही लंबा चौड़ा गोरा आदमी था, उसकी एज भी लगभग मिस्टर डगलस के बराबर ही थी। जब शर्लॉक वो पानी में से भीगा हुआ गट्ठर कपड़ा निकालते हैं तो वो बोलते हैं मिस्टर बार्कर से कि मिस्टर डगलस कब हमारे सामने आएंगे। सारे चौंक जाते हैं ये सुनकर कि क्या मिस्टर डगलस अभी तक जिंदा हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये कपड़े कहीं से भी डगलस के कपड़े ही नहीं हैं, उनके स्टैंडर्ड के कपड़े ही नहीं हैं। ये तो उस ट्रैवलर के कपड़े हैं जो साइकिल से उस रात आया था, कैसल में घुसा था और जो पास के होटल में रुका हुआ था। वही वो दुश्मन था जो डगलस को मारने के लिए आया था। जब शर्लॉक बार बार ये बात कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैंने किताब में पढ़ा है, जो वहाँ कैसल के बारे में काफ़ी डिटेल में किताब थी। उस किताब में काफ़ी डिटेल्स थी उस मैनर के बारे में। वहाँ ये भी बताया गया था उस बुक में कि यहाँ पर एक गुप्त कमरा है। वो ऐसा गुप्त कमरा था जो छिपा हुआ रहता था, देखने में आपको बाहर से बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर एक रूम है। राजा महाराजा ऐसा कमरा अक्सर कैसल में बनवाते थे, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता था। शर्लॉक मिसेस डगलस से कहते हैं कि क्या आप हमें उस रूम का दरवाज़ा बताएंगी। मिसेस डगलस आती हैं, वो एक स्लिट खिसकाती हैं और वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर डगलस जिंदा सही सलामत वहाँ खड़े होते हैं। सभी उनको देख के चौंक जाते हैं। अगर मिस्टर डगलस यहाँ पे जिंदा खड़े थे तो फिर मरा हुआ आदमी कौन था। मिस्टर डगलस अब अपनी कहानी बताते हैं। वह शर्लॉक से कहते हैं कि यदि तुमने उस दिन वो जो कपड़ा रखा हुआ था, जो बताया था नौकर ने कि शेव से कट लग गया था मालिक को, अगर तुमने पहले ही दिन वह कपड़ा हटा के कट चेक करने की कोशिश की होती तो तुम्हें उसी दिन मालूम पड़ जाता कि मेरी मौत नहीं हुई है, क्योंकि कपड़े के नीचे कोई भी कट का निशान था ही नहीं। दरअसल ये बहुत पुराना एक दुश्मन था मिस्टर डगलस का, जो उस दिन पार्टी में छुप कर आया था। उसने 2 नाली बंदूक को आगे से काट ली थी और छुपा के अपने पॉकेट में रख लिया था। जब मिस्टर डगलस की लाश मिली थी, वहाँ पर एक कार्ड भी गिरा मिला था जिसके ऊपर VV341 लिखा हुआ था। उस समय कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये VV क्या चीज़ है। दरअसल ये वही वैली ऑफ फियर का नाम है जिसके ऊपर ये नॉवल का नेम है, वर्मिसा वैली। वर्मिसा वैली का वो केबिन नंबर 341 था जहाँ से बिलोंग करते थे मिस्टर डगलस। मिस्टर डगलस बिलोंग करते थे एक सीक्रेट सोसाइटी को। ऐसी क्रिमिनल्स की वो सीक्रेट सोसाइटी थी। जो भी उसका मेंबर होता था उसके हाथ पर एक गोले के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ निशान था, खास निशान था उस पूरे मीन्स जो क्रिमिनल्स थे उनकी जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसका। और वो निशान उस मृत आदमी के हाथ पे भी मिला था और वैसा ही निशान मिस्टर डगलस पे भी था। जैसे ही नौकरों ने वह निशान देखा था, तुरंत कंफर्म हो गया था कि ये लाश मिस्टर डगलस की ही थी, क्योंकि सालों से वह निशान उनके हाथों पे बना हुआ था। मिस्टर डगलस बताते हैं कि वो जो आदमी जो मरा हुआ मिला था उनको, वो बहुत दिनों से ताक लगाया हुआ था। वो पास के होटल में रुका, वो साइकिल से आया, उसने झाड़ियों में अपनी साइकिल छोड़ी,
और फिर चुपचाप आके कमरे में छुप के खड़ा हो गया। रात को जब खंदक के ऊपर से फ्रिज को उठा लिया गया, उसके बाद मिस्टर डगलस हर कमरे में जाते थे और दरवाजे खिड़की चेक करते थे। एक पर्दे के पीछे ये आदमी छुपा हुआ था। इसने एक बंदूक तुरंत तान दी मिस्टर डगलस पे, लेकिन मिस्टर डगलस के हाथ में उस समय हथौड़ा था जो वहीं पड़ा हुआ था जिससे एक दिन पहले वो पेंटिंग टांग रहे थे। इन्होंने आओ देखा ना ताओ और उस पर वार कर दिया उस आदमी के सर पे। आदमी वहीं पे चित गिर गया। उसके हाथ से बंदूक छीन के मिस्टर डगलस ने तुरंत उसके सर पे फायर कर दी। आदमी की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन मिस्टर डगलस बहुत डर गए कि अब क्या करना चाहिए। आवाज़ तो बहुत तेज़ हुई थी गोली चलने की, लेकिन उस समय जितने भी नौकर चाकर थे वो सारे पीछे के कमरे में बर्तन साफ कर रहे थे, क्योंकि जो भी गेस्ट आए थे वो जा चुके थे। तभी उनकी नौकरानी ने तेज़ दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी। दरअसल वो आवाज़ गोली चलने की थी, जो उन्हें लगा था कि बहुत ज़ोरों से दरवाज़ा बंद हुआ। ये तुरंत मिस्टर बार्कर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ये दोनों वहीं खड़े थे, लाश को निहार रहे थे। तभी वह निशान दिख जाता है मिस्टर डगलस को जो मृत आदमी के हाथ पे बना था। मिस्टर डगलस के दिमाग में एक आइडिया आता है। चेहरा तो इतना ख़राब हो चुका था उस आदमी का कि पहचाना जा नहीं सकता था, लेकिन उसकी हाइट, उसकी एज, उसका जो पर्सनैलिटी थी वो मिस्टर डगलस से हूबहू मेल खाती थी। मिस्टर डगलस ने अपने चेहरे पर से वो कपड़े का टुकड़ा निकाला, वो फाहा जो उन्होंने अपने कटे हुए चेहरे पे रख रखा था, और उस आदमी के चेहरे पे लगा दिया। अपनी अंगूठी भी उतारनी चाहिए, लेकिन वेडिंग रिंग इतनी टाइट थी उनके हाथ में कि उतरी ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ नक की अंगूठी उस आदमी के हाथ में डाल दी। ये सब काम होते होते 15 से 20 मिनट बीत चुके थे। तब मिस्टर बाकर जो थे उन्होंने कस के घंटी बजाई और उसके कपड़े भी बदले गए थे। वो आदमी जो था, जो मृत था, मिस्टर डगलस ने अपने कपड़े पहनाए थे उसको, और उसके कपड़ों में डंबल बांध के उसे खंदक में डुबा के आए थे मिस्टर बाकर। फिर कस की घंटी बजाई गई थी, सारे नौकर चाकर आए थे, मिसेस डगलस भी आई थी, लेकिन मिसेस डगलस को तुरंत मिस्टर बाकर ने बता दिया था कि ये कोई और आदमी है, मिस्टर डगलस तो जिंदा हैं और उन्हें गुप्त कमरे में भेजा जा चुका है। इसीलिए मिसेस डगलस ना रोई थी, ना चीखी थी, ना चिल्लाई थी, जिसके ऊपर शर्लॉक को बहुत ज़्यादा शक हुआ था। इस तरह से अंजाम दी गई थी ये जो घटना थी। और खंदक के पास टहलते हुए शर्लॉक ने उस दिन वो कपड़े का अंश देख लिया था, तो मिस्टर वॉटसन के छाते से खींच के उन्होंने खंदक में से वो कपड़े की ढेरी निकाल के देख लिया था कि ये कुछ सीन है यहाँ पे गड़बड़, जरूर ये डगलस से कपड़े नहीं हैं, आखिर क्यों इन कपड़ों को पानी में डुबा के रखा गया था। इसीलिए उन्होंने मिसेस डगलस से खंदक को खाली होने की बात कही थी। अब हम चले जाते हैं 20 साल पहले। एकदम से नॉवल एब्रप्ट चेंज लेती है, लेकिन इसकी कहानी को सिंपल बताने के लिए मैं आपको पहले ही कह दूं कि 20 साल पहले भी हम लोग मिस्टर डगलस की ही कहानी जान रहे हैं। आखिर मिस्टर डगलस 20 साल पहले क्या करते थे? वो अमेरिका में ऐसा कौन सा काम करते थे जिसे कोई भी नहीं जानता था? तब दिखाया जाता है कि एक नौजवान है जो ट्रेन में बैठे चला आ रहा है। उसका नाम मैकमर्डो है। दरअसल मैकमर्डो जो है, यही जो है बाद में जिसने अपना नाम डगलस कर लिया था, जैक डगलस। तो ये आदमी जो है मैकमर्डो, ये चला आ रहा है वर्मिसा वैली। वर्मिसा वैली जो उस समय कुख्यात थी मैकगिंटी के जुल्मों सितम से। मैकगिंटी जो बहुत बड़ा एक डॉन था उस समय का, जाना माना, उसके जुर्म से उसकी जो पूरे गैंग थे उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। मैकमर्डो भी अब उसी का हिस्सा बनने के लिए चला आ रहा है शिकागो से ट्रेन में बैठे। ट्रेन में उसे कुछ आदमी मिलते हैं और कहते हैं कि वर्मिसा वैली में रहना इतना आसान नहीं है। अगर तुम यहाँ पे अच्छे से जीना चाहते हो तो तुम्हें भी उस गुप्त सोसाइटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिस सोसाइटी को मैकगिंटी जो है वो चलाता है। उसे स्क्रॉवर्स कहते हैं। स्क्रॉवर्स की पहचान होती है कि उनके हाथ पर वो निशान होता है गोले और ट्रायंगल का। चुपचाप से मैकमर्डो सारी बातें सुनता रहता है। उसके पास भी गन थी, मीन्स वो भी कुछ ना कुछ अंडरवर्ल्ड से उसका भी ताल्लुक था। जब ये मैकमर्डो पहुंचता है वर्मिसा वैली में, तो वहाँ पर शैफ्टर नाम के एक आदमी थे। उनके घर में पेइंग गेस्ट बन के वो रहने लगता है। शैफ्टर की एक बेटी थी, इसका नाम एटी था। एटी बेहद खूबसूरत थी। मैकमर्डो मन ही मन एटी को चाहने लगता है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि एटी की शादी तो पहले ही बेल्डविन नाम के एक आदमी से पक्की हो चुकी है। बेल्डविन जो मैकगिंटी के लिए काम करता है, और वो भी एक स्क्रॉवर है, वो भी एक क्रिमिनल है। लेकिन इतना डर है उसका कि जो एटी है, इसके पापा शादी के लिए मना नहीं कर पाते हैं उसको, जबकि एटी को बिल्कुल भी बेल्डविन पसंद नहीं था। वह मन ही मन मैकमर्डो को चाहने लगी थी। मैकमर्डो सोचता है कि अब वो क्या करे।
वो मैकगिंटी के आदमी के खिलाफ जा नहीं सकता था, इसीलिए वह हिम्मत करके एक दिन मैकगिंटी से मिलने के लिए उसके पब में चला जाता है। वहाँ वो बताता है कि वह शिकागो से आया था। मैकगिंटी कहता है कि तुम शिकागो में क्या करते थे? तो वो बताता है कि वह नकली डॉलर्स वहाँ पे छापता था। ऐसे डॉलर्स होते थे जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। मैकगिंटी को लगता है कि ये आदमी तो हमारे काम का है, ज़रूर ये आगे चलकर काफ़ी पैसे कमवा सकता है इसको। कहता है अगर तुम पैसे इतने आसानी से कमा सकते हो तो तुम काम क्यों करते हो? तो ये कहता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, खाली बैठूँगा, अय्याशी की ज़िंदगी जीऊँगा तो पुलिस को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। वह मैकगिंटी से कहता है कि मैं आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही अपनी प्रॉब्लम भी बताता है। वह बताता है कि एटी से वह प्यार करता है, लेकिन बैल्डविन जो है वो पहले ही इंगेज्ड है, तो वो उसकी मदद करे। मैकगिंटी को लगता है कि मैकमर्डो उसके लिए काफ़ी काम का आदमी है, इसीलिए कहता है ठीक है, वह उसकी मुश्किल को आसान करने में उसकी मदद करेगा। इधर बैल्डविन जो था वो किसी भी तरह नहीं चाह रहा था एटी को छोड़ना। एटी के पिता भी बहुत खौफ खा रहे थे मैकगिंटी के आदमी से, लेकिन मैकमर्डो काफ़ी डॉलर्स बना के दे रहा था मैकगिंटी को, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही थी। धीमे धीमे समय बीतता जाता है, लेकिन शैफ्टर जो था वह एटी से कहता है कि वो उसकी शादी बैल्डविन से ही करेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी पे। एटी जो थी वो एक दिन चली जाती है, मैकमर्डो से कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, यहाँ से कहीं दूर भाग चलो, नहीं तो मेरे पिता जो हैं वो बैल्डविन से ही मेरी शादी करवा देंगे। मैकमर्डो उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके पास एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था वह तो वह एटी को नहीं बताता, लेकिन वह उसे दिलासा देता है कि वह जल्द ही कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। उसके बाद वो मैकगिंटी से मिलने चला जाता है। मैकगिंटी से वो बताता है कि हम सबके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक जासूस है जो आया है अमेरिका से और उन लोग के पास सब पे नज़र रखे हुआ है। तो मैकगिंटी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि कोई जासूस यहाँ पर आया हुआ है? क्या तुमने खुद से बताया है उसने? तो कहता है मैकमर्डो कि नहीं नहीं, वो जासूस यहाँ पर आया हुआ है, शिकागो में भी मेरे पीछे लगा था और वह आपके पूरे गैंग का पर्दाफाश कर देगा, सबको पुलिस को पकड़वा देगा। तब मैकमर्डो मैकगिंटी को एक प्लान बताता है। वह कहता है कि मैं वो जासूस है उसको मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लूँगा और किसी तरह उसको रात में अपने घर लेकर आऊँगा। ये पूरा गैंग जो आपका है वो मेरे घर पर रात में आए और हम सब मिलकर उसको मार डालेंगे। मैकगिंटी को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है और रात में प्लान के मुताबिक सब मैकमर्डो के घर जाते हैं और छुप के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे घंटी बजती है। ज़रूर वह जासूस आया होगा। मैकमर्डो दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन कुछ देर तक वहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता है। अचानक मैकमर्डो अपने दोनों हाथ में बंदूक लेता है, कहता है वो जासूस कोई और नहीं, वह जासूस मैं ही हूँ, और चारों तरफ से गोलियाँ चलने लगती हैं। कई आदमी मर भी जाते हैं। मैकगिंटी पकड़ा जाता है। दरअसल मैकमर्डो जो था वो पुलिस का आदमी था। वह छुप के इनके बीच में आया था। उसने अपने हाथ पे वो छापा तक लगवा लिया था, जिससे उसे ये लगने लगे मैकगिंटी को कि हमारे ही ये पूरे गैंग का आदमी है। अब ये जो मैकमर्डो था, ठीक है, उसने सबको पकड़वा दिया। मैकगिंटी को फांसी की सज़ा तक हुई। कहते हैं फांसी के पहले वो अब बहुत गिड़गिड़ाया सबसे कि उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इस गैंग के कुछ लोग थे जो कई सालों के बाद रिहा भी हो गए थे और कुछ भाग भी गए थे। 10 साल के बाद इनके गैंग से एक आदमी ऐसा रिहा हुआ था जो दुश्मन बन गया था मैकमर्डो का। मैकमर्डो ने हालांकि अपना नाम बदल लिया था। वह अब डगलस के नाम से रहता था, इंग्लैंड में रहता था, छोटी सी जगह पे, किसी को भी बताता नहीं था। उसकी शादी भी एटी से हो गई थी, लेकिन शादी के कई साल के बाद एटी की बीमारी से मौत हो गई थी। तब जो ये था मैकमर्डो फिर से बहुत अकेला हो गया और फिर उसने जब दोबारा शादी की तब फिर वो आकर उस छोटी सी जगह बर्लस्टोन पे रहने लगा। लेकिन दुश्मनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो आदमी रिहा हुए 10 साल के बाद, तब किसी तरह उन्होंने पता लगा लिया था जैक डगलस का, और उसने आके उसको मारने का प्रयास किया। अब ये बात खुल चुकी थी। शर्लॉक कहते हैं कि देखिए अभी भी वो जो लोग हैं, शर्लॉक को बार बार मोरियार्टी पर ही शक है। शर्लॉक डगलस को आगाह करते हैं कि देखिए अब कि आपकी जान तो बच चुकी है, लेकिन उन्हें शक है कि मोरियार्टी जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्रिमिनल आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए अब आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार उसका वार खाली गया है, हो सकता है वह दोबारा फिर से आपके ऊपर वार करे। खैर ये सारे केसेस सॉल्व होते हैं।
इन्हें रिहाई मिल जाती मिस्टर डगलस की, क्योंकि वो आदमी पहले से ही क्रिमिनल आदमी था। वो इतने सालों से डगलस की उसमें था, और डगलस तो पुलिस में काम करते थे पहले, उनकी जान को पहले ही खतरा था। इसीलिए सेल्फ डिफेंस के केस में मिस्टर डगलस बच जाते हैं, और फिर से किसी ऐसी सुदूर जगह, एकांत जगह, जहां पर डगलस को कोई ढूंढ ना सके। शायद वहां पर डगलस एक नए नाम के साथ रहे। इस बात को अब कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, जब फिर से एक चिट्ठी आती है शर्लॉक के पास। शायद वो फिर से पॉरलॉक का ही लेटर है। उसमें उसे ये चेतावनी दी जाती है कि जहां तक मिस्टर डगलस का खून हो चुका है। तभी वहां पर मिस्टर बाकर आते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें मिसेस डगलस की चिट्ठी मिली है। वो बता रही हैं कि अचानक शिप पर से मिस्टर डगलस गायब हो चुके हैं, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। शर्लॉक अपने माथे पे हाथ रख रहा है और कहता है कि उनकी हत्या की जा चुकी है। उसे पहले ही शक था कि मोरियार्टी ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होगा। वह कहता है मिस्टर बाकर से कि इसमें कोई छोटा मोटा गैंग इन्वॉल्व नहीं है, इस बार मोरियार्टी इसमें इन्वॉल्व है। उसकी हाथ इतने लंबे हैं, उसका दिमाग इतना तेज़ है कि कहीं से भी वह किसी को ढूंढ के निकाल सकता है। अंत यही होता है कहानी का कि मिस्टर बाकर कहते हैं शर्लॉक से कि क्या मोरियार्टी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो शर्लॉक एकांत में देखने लगते हैं, एक टक ऊपर, और कहते हैं मुझे कुछ समय दो, मैं ही ऐसा एक आदमी हूँ जो उसे रोक सकता हूँ। और ये बेहद इंटरेस्टिंग सी नॉवल कहीं पे ख़त्म होती है। मैंने इस नॉवल को कम शब्दों में एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।